अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। हुकूमत के मनपसंद जुडिशल कमीशन के जरिए मुंतखब करदा 7 जजों पर मुश्तमिल आइनी बेंच ने आज दूसरे रोज भी आइनी नौयत के मुकदमात की समाअत जारी रखी। जी हाँ, 7 जजों पर मुश्तमिल ये बेंच था, जिसमें से जस्टिस आयशा मलिक ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। तो 6 जजों का ये बेंच आज दूसरे रोज भी उन पुराने गड़े मुर्दों को उखाड़ता रहा कि जो कब के दफनाए जा चुके थे, मगर शायद उनकी मुनासिब तजहीज़ और तदफीन नहीं की गई थी। तो अब बाकायदा तौर पे उन पुराने मुकदमात को, जो आज से कभी कोई 30 साल पहले, कोई 15 साल, कोई 20 साल, और बीच बीच में से कुछ ऐसे मुकदमात भी थे जो आज भी रेलिवेंट थे, वो शायद इसलिए कि ताकि तासुर ये मिले कि जो आइनी बेंच है वो कुछ काम भी करता है और हुकूमत से जवाब तलबी भी करता है। वरना हो ये रहा था कि कल के अगर तजर्बे की बुनियाद पे बात करें तो जो 30 साल पुराने केसेस थे वो लगते थे, मालूम होता था उसमें कोई वकील इस दुनिया में नहीं है, कोई दरख्वास्त गुजार इस दुनिया में नहीं है, या वो हुकूमत अब नहीं रही, वो पॉलिसियाँ बदल चुकी हैं, कई कानून साजियाँ हो चुकी हैं। तो इसलिए जो असल मुद्दा था वो या तो गैर मौसर हो गया या फिर उसकी कोई अहमियत नहीं रही। तो यूँ केस निपटाए जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के अलमारियां साफ की जा रही थी, खाली की जा रही थी, और जो आइनी बेंच था जिससे ये तवक्को की जा रही थी कि वो आइनी मामलात के ऊपर अपनी जजमेंट्स देगा, फैसले देगा, दलाइल सुनेगा और फिर आइन की तशरीह करेगा, इस तरह का कोई काम नहीं हो रहा था। और ये वो काम जो पिछले 1-2 दिनों से हम देख रहे हैं, ये वो काम है जो 26वीं आइनी तरमीम के बगैर भी कोई 3 जजों पर मुश्तमिल बेंच भी कर सकता था, मगर ऐसा नहीं हो रहा था। और आज भी वही हुआ। बहुत सारे पुराने केसेस जो हैं आज भी सुने गए, जिसमें कुछ बड़े दिलचस्प केसेस भी हैं, जिनमें से अगर आपको मिसाल दी जाए, एक केस वफाकी मोतसब का था, खातून वफाकी मोतसब जो इस्लामाबाद में तैनात की गई थी। और ये मामला बहुत पुराना था, ये तकरीबन 3-4 साल पुराना ये वाक़या था, जिसमें खातून मोतसब यास्मीन अब्बासी जो हैं उन्होंने एक तौहीन अदालत का पहले नोटिस जारी किया लाहौर हाई कोर्ट के उस वक्त के जज जस्टिस मंसूर अली शाह को। और वो इसलिए कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने यास्मीन अब्बासी को वफाकी मोतसब बराए इंसदाद हरासगी वर्क प्लेस के ऊपर ख़वातीन के हवाले से जो कानून है उनको रोक दिया था, एक वकील के खिलाफ कार्रवाई करने से स्टे ऑर्डर जारी किया था, जिसपे यास्मीन अब्बासी का ये मौक़िफ़ था कि जो वफाकी मोतसब का कानून है उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है कि लाहौर हाई कोर्ट किसी किस्म की मुदाखलत नहीं कर सकती वफाकी अम्बड्सपर्सन की कार्रवाई में, क्योंकि वफाकी अम्बड्सपर्सन जो है वो भी एक कानून के तहत बनाया गया अदारा है जिसको कुछ अख्तियारात दिए गए। मगर चूंकि इल्ज़ाम एक वकील पे था और वकील साहब लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गए और लाहौर हाई कोर्ट में जैसे मंसूर अली शाह ने स्टे ऑर्डर दे दिया, तो यास्मीन अब्बासी कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर गई और उन्होंने वो स्टे ऑर्डर मानने से इनकार किया, जिस पे वो वकील साहब जो हैं वो दोबारा लाहौर हाई कोर्ट गए और जस्टिस मंसूर अली शाह ने फिर तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए यास्मीन अब्बासी को, वफाकी मोतसब को। और फिर यास्मीन अब्बासी ने, जब उन्हें तौहीन अदालत के नोटिस मिले और यह हुक्म मिला कि वो ज़ाती तौर पर पेश हो, तो वो लाहौर हाई कोर्ट पेश हो गई। 1 दफ़ा पेश हुई, 2 दफ़ा पेश हुई, 3 दफ़ा पेश हुई, मगर फिर हुआ ये कि एक दिन उन्होंने इस्लामाबाद वापस आकर जस्टिस मंसूर अली शाह के नाम पे तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया, क्योंकि ये तौहीन अदालत के अख्तियारात वफाकी मोतसब को भी थे और इल्ज़ाम बज़ाहिर यही था कि उन्होंने मुदाखलत की है वफाकी मोतसब की कार्रवाई में और उन पर असरअंदाज होने की कोशिश किया। ये बड़ी ही गैर मामूली बात थी, ऐसे कभी होता नहीं है कि एक आइनी अदालत के जज को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया जाए। और फिर रिकॉर्ड के मुताबिक जब तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ और जाहिर बात आगे से कोई रिस्पांस नहीं आया, तो फिर जो वफाकी मोतसब है उन्होंने इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को लिखा कि जो मुल्ज़िम हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, उनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए, उनके अरेस्ट वारंट भी जारी किए गए। तो ये सूरत हाल देखते हुए उस वक्त के जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे अनवर ज़हीर जमाली, उन्होंने फौरी तौर पे सुओ मोटो कार्रवाई की आर्टिकल 184(3) के तहत, और ये तमाम अहकामात अदालत हाई कोर्ट के भी मुअत्तल कर दिए और यास्मीन अब्बासी के भी मुअत्तल कर दिया और वो केस अपने पास लगा दिया। तो ये केस उस वक्त का
पेंडिंग पड़ा था। यास्मीन अब्बासी उसके बाद फिर रिटायर होकर घर चली गई, अब वो वफाकी महोत्सव में नहीं है। मगर आज जो वो केस लगा, तो आज जो वफाकी महोत्सव में जो खातून हैं उनकी तरफ से भी एक वकील पेश हुए, और फिर हुकूमत की तरफ से भी जो है अटॉर्नी जनरल ऑफिस से भी एक नुमाइंदा आया, और उस पर मुख्तसर बहस ये हुई कि आइनी सवाल इसमें यह है कि क्या जो हाई कोर्ट्स हैं वो वफाकी महोत्सव की कार्रवाई में मुदाखलत कर सकती हैं या उसको स्टे कर सकती हैं या नहीं। ये एक आइनी सवाल है। और फिर ऑब्वियसली ये सवाल भी उठेगा कि क्या वफाकी महोत्सव को तौहीन अदालत का नोटिस दिया जा सकता है, या वफाकी महोत्सव जो है वो किसी आइनी अदालत के जज के अरेस्ट वारंट या तौहीन अदालत के नोटिस निकाल सकती है या नहीं। तो बहरहाल 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है ये मालूम करने के लिए कि जो आज वफाकी महोत्सव है उनका क्या मौक़िफ़ है। अगर तो वो अपने अहकामात विड्रॉ करते हैं आज की जो वफाकी महोत्सव खातून है, तो ये मामला उस हद तक भी ख़त्म हो जाएगा। मगर फिर एक आइनी सवाल कि क्या जो हाई कोर्ट्स हैं वो वफाकी महोत्सव के काम में मुदाखलत कर सकती हैं या उसको रोक सकती हैं या नहीं, इसका जवाब भी शायद आएगा। मगर ये भी आज सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई थी, एक इब्तदाई कार्रवाई थी, मुख्तसर दलाइल थे, और 2 हफ्ते के बाद जो मौजूदा वफाकी महोत्सव है इंसदाद हरासगी जायकार बराए ख़वातीन के लिए, तो उनका मौक़िफ़ लिया जाएगा, जिसके बाद फिर अदालत मज़ीद कार्रवाई करेगी। उसके बाद जो दूसरा अहम केस था, एक कन्वेंशन सेंटर के निजी इस्तेमाल, यानी उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे आज से 3-4 साल पहले इमरान खान साहब होते थे, उन्होंने एक कन्वेंशन सेंटर में एक तकरीब की थी, और उस तकरीब के अखराजात के हवाले से जो है काजी फाइज ईसा साहब ने एक नोट लिखा उस वक्त के चीफ जस्टिस को कि ये जो तकरीब हुई है इसके अखराजात जो हैं देखें, ये एक निजी तकरीब थी, और ये मालूम करना चाहिए कि क्या इसके जो वाजिबात हैं वो इमरान खान साहब ने अपनी निजी तकरीब के हवाले से अदा किए हैं या नहीं। तो जिस पे अटॉर्नी जनरल की तरफ से ये पैगाम आया, अटॉर्नी जनरल ऑफिस की तरफ से कहा गया कि शायद ये वाजिबात अदा कर दिए गए थे, ज़ाती तौर पे अदा कर दिए गए थे इमरान खान की तरफ से। और ये तकरीब शायद वो वकला के प्लॉट्स के तकसीम के हवाले से थी, एक कुरानदाजी की कोई तकरीब थी जो वहाँ पे मुनक्कद की गई थी, तो शायद वो एक प्राइवेट तकरीब के हवाले से नोटिस लिया गया था, तो ये मामला भी निपटा दिया गया। तो इसके बाद फिर एक और जो एक दिलचस्प केस था, वो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक यूनिवर्सिटी को जगह दी गई थी। 43 एकड़ ज़मीन थी इस्लामाबाद के पार्क इनकलेव का जो एरिया है, पार्क रोड है, उसके ऊपर बड़ी कीमती ज़मीन है, जो अमेरिका की एक कंपनी है डेनकॉम, उन्होंने ये CDA से बोली में ये ज़मीन हासिल की थी, और बड़ी हद तक इसकी अदायगी कर भी दी गई थी। वो वहाँ पे एक IT पार्क या IT यूनिवर्सिटी बना रहे थे, मगर फिर अचानक ही CDA ने उनकी वो अलॉटमेंट जो है वो कैंसिल कर दी, और उसके बाद वो जब अलॉटमेंट कैंसिल कर दी तो वो फिर उसका भी उन्होंने एक सो मोटो नोटिस लिया, बल्कि उसके ख़िलाफ़ फिर सुप्रीम कोर्ट में जब कार्रवाई शुरू हुई तो आज CDA के जो नुमाइंदे थे उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट को कि ये अलॉटमेंट हमने इसलिए कैंसिल की थी कि वफाकी काबीना, जो उस वक्त की वफाकी काबीना थी, उन्होंने ये IT यूनिवर्सिटी की ज़मीन कैंसिल करके ये ज़मीन जो है कहीं और किसी और को देने की, और वो कोई और कौन था ये भी आपको बताते चलें। वो जगह अब जो है आज की तारीख में जो हमें मालूम हुआ है ज़राए से, वो DHA ने हासिल कर लिया है, और ये वही DHA है जो वकीलों की जो रिहायशी मनसूबा है उसके साथ ही मुंसलिक है, और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वो जो प्रोजेक्ट है हाउसिंग, उसके साथ DHA का भी मनसूबा अब लॉन्च कर दिया गया, तकरीबन 8000 एकड़ है। तो वो IT यूनिवर्सिटी अब रिहायशी मनसूबे के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो इस केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुसर्रत हलाली ने कहा कि ये केस पहले भी उनके सामने आया था, और उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि इस ज़मीन पर जो है किसी की गंदी नज़र है, और वो अब ज़रा ये बता रहे हैं कि ये गंदी नज़र जो है ना बज़ाहिर ये DHA की थी उस वक्त, और अब बाकायदा तौर पे ये उनको ज़मीन दे दी गई है और DHA ने वो ज़मीन हासिल कर ली है। तो ये हुकूमत कौन सी थी? अब ये जो है ये इमरान खान की, वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में वफाकी काबीना ने बज़ाहिर ये डिसीजन लिया था, और ये जगह जो है ये IT यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी से लेके जो है ये दे दी गई है अब DHA को। और अभी खैर इमरान खान की हुकूमत तो नहीं है, मगर बात जब DHA की हो तो चाहे
शहबाज शरीफ की हुकूमत हो चाहे इमरान खान की हुकूमत हो, तो फिर अल्टीमेटली प्रिवेल DHA ही करती है। तो बहरहाल ये कुछ अहम और दिलचस्प केस थे। तो मेरे साथ आज मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट कोर्ट रिपोर्टर अदील सरफराज, जिनसे हम मज़ीद बात करेंगे आज की बेंच की कार्रवाई के हवाले से। अदील, इससे पहले कि आप थोड़ा करीब हो जाए, हम कोई आईनी बेंच के इख्तलाफ करने वाले जजेस नहीं हैं जो इतने दूर दूर बैठेंगे। बहरहाल एनीवे, ये बताएं अदील कि ये तो आज की सारी कार्रवाई होगी, लेकिन एक दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। कल जो केसेस जब लगे तो जो कॉज लिस्ट थी उसमें जजेस के नाम आए 6 जजों के, ठीक है। उन 6 जजों का जो सरबराह थे वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उन्होंने ना अपने नाम के आगे कल लिखा हुआ था हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, अंग्रेजी में हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। अब जो बेंच होता है वो कभी भी जो है वो जो बेंच होता है वो कभी भी उसका जो सरबराह होता है वो बेंच का सरबराह वो अपने आगे ये नहीं लिखता कि उसके पास कोई ओहदा है, ना ही वो ऐसा कोई ओहदा असर्ट करता है। जब सबसे ऊपर उसका नाम लिखा गया तो इसका मतलब यही होता है कि वो हेड होता है या सरबराह होता है, लेकिन उन्होंने लिखा हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। तो कल मैंने और कुछ दोस्तों ने सोशल मीडिया पे भी इस बात की निशानदेही की कि ये हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कोई ओहदा नहीं है, और ये 26वीं आईनी तरमीम में भी कोई ऐसे अल्फाज हेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के नहीं लिखे गए, तो ये कॉज लिस्ट में कैसे आ गया। तो फिर आज उन्होंने एक नया नाम दिया है, अपने आप को एक नया ओहदा दिया है, और वो है सीनियर जज। यानी जो अब कल बल्कि अगले हफ्ते की पूरे अगले हफ्ते की जो कॉज लिस्ट आई है, माशाल्लाह उसमें भी कोई हजारों केस हैं, 1000 से ज्यादा केसेस लगा दिए गए। तो बहरहाल तो उसमें जो अगले हफ्ते की कॉज लिस्ट में उन्होंने अपने नाम के आगे लिख दिया है सीनियर जज। जी हाँ, हम लिखना लाजमी, लिखना कुछ ना कुछ लिखना है। जैसे हमारे कुछ साफी दोस्त है ना, वो अपनी गाड़ियों के पीछे जो है ना एक प्रेस का प्लेट लगा देते हैं ताकि पुलिस वाले डर जाएं, हाँ जी ये प्रेस वाला जा रहा है, और आगे भी लिख देते हैं प्रेस टीवी है और जर्नलिस्ट मीडिया, इस तरह की फटियां लगा देते हैं, लोगों पर रोक डालते हैं। कम से कम सुप्रीम कोर्ट के जज को तो अदील मेरे ख्याल में बड़ा मोहतात होना चाहिए। इस तरह के छोटे मोटे जो चीजें हैं उनको इतना प्रेस नहीं करना चाहिए। और मेरे ख्याल में जो 26वीं आईनी तरमीम है उसमें पहले ये वर्ड यूज किए गए थे कि हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, और फिर बाद में कहा गया था वो क्या नाम था उसका, सीनियर जज बेंच, और फिर उसमें मोस्ट सीनियर जज लिख दिया गया। वो सिर्फ डिस्क्राइब करने के लिए था कि वो मोस्ट सीनियर जज ने, क्योंकि जजेस कमेटी का भी मेंबर बनना था तो इसलिए उसको डिस्क्राइब किया, लेकिन ये तो सीरियस ले लिया इन्होंने अपने आप को, और अब लिखा है सीनियर जज। तो सीनियर प्यूनी जज का तो हमने सुना था, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के बाद जो सीनियर प्यूनी जज होता है उनका तो हमने सुना था, सीनियर जज की इस तरह हमने अब ये सीनियर जज जो है ना कॉज लिस्ट के ऊपर, अनिल कॉज लिस्ट के ऊपर लिख दिया इन्होंने। सर इवन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि सीनियर प्यूनी जज हैं उन्होंने नहीं लिखा, उन्होंने कभी अपना कॉज लिस्ट पे नहीं लिखा। वैसे एक बात है कि शायद ये सीनियर जज का जो लफ्ज़ है ये 26वीं यानी तरमीम में डाल दिया गया है, लेकिन उसको इतना सीरियस लेने की तो मेरे ख्याल में देखिए बात ये है कि आपका नाम जब अमीनुद्दीन खान है तो आइन के मुताबिक आप ही सीनियर जज। क्या बात है, और असल में बंदा नाम से पहचाना चाहिए ना, ओहदा क्या होता है, ओहदे तो आते जाते रहते हैं, लोग अपने नाम से, अपनी वल्दियत से और इन चीज़ों से और अपने कामों से पहचाने जाते हैं, ना कि साथ ओहदा लिख के तो बाकी सब कुछ। वो कुछ लोग कह रहे थे कि शायद उन्होंने अपने चैम्बर के बाहर भी तख्ती बदला दी। ओहो, ये भी हो सकता है। देखिए अगर आइन में है सीनियर जज तो चैम्बर के बाहर भी लिखा होगा जस्टिस अमीनुद्दीन खान और फट्टी लगी होके सीनियर जज। हालांकि मेरे ख्याल में जस्टिस मंसूर अली शाह ने नहीं सीनियर प्यूनी जज कभी नहीं लिखवाया होगा, पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल, सिर्फ चीफ जस्टिस के नाम के आगे तो तख्ती होती थी पहले। कहाँ वो काजी फाइसा कहते थे कि मुझे तो चीफ जस्टिस का ओहदा फटी पे भी लिखने की, वो शायद अपने नाम की तख्ती पे भी नहीं लिखते थे, जस्टिस काजी फाइसा लिखा होता उन्होंने जब नए आए थे। उन्होंने तो अपनी तस्वीर भी नहीं लगवाई सर कमरा अदालत नंबर 1 में। हाँ देखिए, वैसे उनकी जगह भी नहीं थी, अब चाइना कटिंग करनी पड़ेगी बहुत सारी तस्वीरों को हटा के। बट एनीवे, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, आज के केसेस के ऊपर भी हम मुख्तसर बात करेंगे और फिर जो नेक्स्ट वीक में केसेस हैं बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं। ये जनाब एक प्रेस रिलीज आई है अदील, ये जरा इसके बारे में बताएं, ये क्या है, ये मतलब कि सर ये विजन है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का। विजन? जी हाँ। अच्छा, एक जानिब आपको मालूम है तमाम तर इख्तियारात तो अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान सीनियर जज जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनके साथ जमाल खान मंदोखेल, ऐसे लग रहा है कि वो सीनियर प्यूनी जज हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है वो अपने विजन के मुताबिक
अब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को हिदायत कर रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का दौरा करें। अच्छा, और ये प्रेस रिलीज चीफ जस्टिस के बारे में? जी सर, ये प्रेस रिलीज तो है रजिस्ट्रार साहब के बारे में। अच्छा, हाँ जी, मतलब रजिस्ट्रार साहब जो अपनी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के दौरे करते हैं उसकी भी अब प्रेस रिलीज आएगी भी सर। अब देखिए उनके पास अब प्रेस रिलीज ही रह गई है ना देने को। ओहो, अब अच्छा। देखें जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का नाम लिखने की भी यहाँ पर मैं नहीं समझता जरूरत थी। और ये विजन क्या होता है? सर विजन उनका शायद वो विजन है जिसके मुताबिक उन्होंने तमाम तर इख्तियारात आईनी बेंच को देकर अब इंतजामी साइड पर कुछ तब्दीलियां लाने का फैसला किया है। अच्छा। ये विजन होगा, या शायद वो विजन जो एक्चुअल में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का था केस मैनेजमेंट का, या उन्होंने जो तब्दीली लाने की कोशिश की थी। और आपने देखा कि जब जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस बने तो जस्टिस मंसूर अली शाह को क्रेडिट भी दिया गया और उनके उस प्लान के ऊपर काम करते हुए जो बेंचेस की तादाद को बढ़ाया गया, जजेस की तादाद को घटाया गया, बेंचेस में डिवीजन बेंचेस बनाए गए। और फिर हमने ये भी देखा कि उस पूरी एक्सरसाइज को नाकाम करने के लिए 6 जजेस पर मुश्तमिल आईनी बेंच ने एंड उसी वक्त जब मामूल के मुकदमात समात के लिए मुकर्रर थे अपना बेंच बिठा लिया। तो अब यहाँ पर या अफरीदी साहब के पास बाकी यही रह गया चुका है, क्योंकि आइन की तशरीह तो अब अमीन साहब करेंगे। वो अब करेंगे अपने विजन के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है उसके अंदर इंस्टीट्यूशन ब्रांच है, उसमें सर मुख्तलिफ जो इंफॉर्मेशन डेस्क है, पुलिस फ्रंट डेस्क है और जो पार्किंग एरिया है जहाँ पर आप पार्किंग बेंच लगाते हैं। आज पार्किंग एरिया का भी दौरा किया है? बिल्कुल, रजिस्ट्रार साहब नहीं रजिस्ट्रार साहब, चीफ जस्टिस की हिदायत और मिशन। रजिस्ट्रार साहब जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, उन्होंने अपनी ही सुप्रीम कोर्ट के अपने चेंबर से निकल के बाहर पार्किंग का दौरा किया और उसके लिए जो डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन है, पब्लिक रिलेशन अफसर हैं डॉक्टर शाहिद हुसैन कॉम्बियो पीएचडी हैं, उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की है कि हमारे रजिस्ट्रार ने आज कहाँ का दौरा किया जनाब। उन्होंने माशाल्लाह से इंस्टीट्यूशन ब्रांच जहाँ पे दरख्वास्तें डाली जाती है, इंफॉर्मेशन डेस्क पे भी गए, पुलिस के फ्रंट डेस्क पे भी गए और पार्किंग एरिया का भी विजिट किया है उन्होंने। और आम शहरियों में घुल मिल गए हैं और आम शहरियों में रजिस्ट्रार साहब घुल मिल गए हैं। ये इसकी प्रेस रिलीज जारी हुई है। ये तो इतनी बड़ी, ये तो लाइव दिखाना चाहिए था मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट हमें मालूम नहीं था, हम डीएसएनजीज लगा देते थे। अच्छा, बाकी ये तो हमें बताया भी नहीं है। और फिर प्रेस रिलीज जारी हुई है कि अवाम को पता चले कि अदालती इस्लाहात पे चीफ जस्टिस के विजन के मुताबिक काम हो रहा है। अब इससे क्या लगता है, ये क्या इस्लाहात हो रही है? सर इस्लाहात तो अब मालूम नहीं है क्या हो रही है, अमली तौर पर तो हमें कुछ होता दिखाई नहीं पड़ रहा। बहरहाल प्रेस रिलीजेस की हद तक हम देख रहे हैं, रोजाना एक प्रेस रिलीज आती है जिसमें तारीफें की जाती हैं अपनी। लेकिन देखें, एक जानिब प्रेस रिलीज आप इस बात की जारी कर रहे हैं कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट दौरे कर रहे हैं, दूसरी जानिब आपकी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जैसी तैसी भी है, एक कमेटी है आइन कानून के मुताबिक। उस कमेटी में गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों में क्या हुआ उस हवाले से कोई मिनट्स या कोई प्रेस रिलीज हमने नहीं देखी। अब आप ये देखें कि हम सियासी जमातों के लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो सुनते थे कि जैसे वो कभी कभी तलाल चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि नवाज शरीफ साहब के विजन के मुताबिक हुकूमत ने ये कर दिया। अब हम देख रहे हैं अरशद नदीम ने थ्रो फेंकी थी तो शहबाज शरीफ साहब का विजन आ गया, शहबाज शरीफ साहब का विजन आ गया था। वो राना मशहूर साहब उन्हें कहते हैं मियां साहब ये आपके विजन के मुताबिक थ्रो गई है। तो अब ये प्रेस रिलीजों में हमें पता चलेगा कि डॉक्टर शाहिद हुसैन कॉम्बियो साहब जो हैं वो बता रहे हैं कि रजिस्ट्रार साहब ने चीफ जस्टिस के विजन के मुताबिक आज सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग का दौरा किया। बिल्कुल, और ये हैं अदालती इस्लाहात, और ये वो इस्लाहात हैं जिनके हवाले से एक मुफस्सल प्लान जस्टिस मंसूर अली शाह ने दिया था। और एक दिन पहले भी जो इजलास हुआ है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह का कोई जिक्र नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अब जस्टिस मंसूर अली शाह भी अपने उस इस्लाहाती एजेंडे से पीछे हट गए या उनको पीछे कर दिया गया है? सर देखें, उन्होंने जो इस्लाहाती एजेंडा देना था वो दे चुके हैं। वो पहले साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब को दे चुके हैं, उन्होंने उस पर काम नहीं किया। जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने बज़ाहिर उस पर काम शुरू किया तो हमारे आईनी बेंच बीच में आ गए और उन्होंने फिर जो पूरा सिस्टम है मैं तो समझता हूँ माजरत के साथ उसको सबूताज कर दिया। तो वो प्लान तो अब एक तरह से शेर अफजल मरवत वाला हो गया है। अब यहाँ पर जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के पास मां सिवाय इसके कि वो खुद थोड़ा बहुत जो काम कर सकते हैं वो करेंगे और इंतजामी साइड पर उसको दिखाने के लिए प्रेस रिलीज जारी करेंगे। चलें ठीक है। अब तो अदील सरफराज साहब लगता ही है कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन खान ही रह गए और उनका आईनी बेंच है और बाकी तो जजेस का पता ही नहीं वो करते क्या है सारा दिन। वो पता नहीं कोई केस भी सुनते हैं कि उस तरफ तो कोई जाते नहीं है, साफी भी नहीं जाता। और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज अगले हफ्ते के लिए एक कॉज लिस्ट भी जारी कर दी है, बेंचेस भी बना दिए हैं जजों के रोस्टर। जो उनके पास बचे कुचे जज रह गए थे उनका उन्होंने 2-2, 3-3 के बेंच बना दिए और अगले हफ्ते के लिए वो उन्होंने अपना काम जारी रखा। अमली तौर पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 2 सुप्रीम कोर्ट्स बन चुके हैं,
आज की इन काज लिस्ट को देखकर। अव्वल तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसी सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है, चाहिए तो ये था कि उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की काज लिस्ट भी इसी काज लिस्ट का हिस्सा होती, इसमें शामिल होती, मगर यहाँ पर अलग से 2 फाइनल काज लिस्ट जारी की गई हैं। इससे बाज़ाब्ता तौर पर यह पैगाम दिया जा रहा है, और वो जजेस साहिबान जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में है वो दीगर बेंचेस में भी शामिल नहीं है, यानी अब वो एक इशराफिया हो चुके हैं। वो अब मामूल के जो अमली तौर पे वफाकी आईनी अदालत बन चुकी है। अब 7 जजों पर मुश्तमिल। अब सिर्फ एक चीफ जस्टिस का ओहदा रह चुका है, इसी वजह से वो बार बार जोर दे रहे हैं। उनकी जरूरत ही नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, काम हो रहा है। लेकिन एक और बात है, अगर ये अमली तौर पे वफाकी आईनी अदालत बन चुकी है तो फिर तो इनको बिल्डिंग भी एक अलग दे ही दें मेरे ख्याल में। सर वो अभी खिदमात इंजाम देंगे कुछ अर्से, वो जब 34 जज हो जाएंगे तो शायद फिर जो पुरानी कोर्ट है उसको शरीयत कोर्ट में भेज देंगे कि भाई आप काम क्या करते हैं, सारा काम तो आईनी बेंच कर रहा है। बड़े बड़े केसेस मोस्ट प्रोबेबली सर चैम्बर्स भी ज्यादा दरकार होंगे। जुडिशियल ब्लॉक में इतने चैम्बर्स तो है नहीं दस्तयाब कि 34 जजेस साहिबान वहाँ पर बैठे, उनका फिर स्टाफ भी होता है। तो हो सकता है आपकी बात दुरुस्त है, वो सामने बिल्कुल वफाकी शरई अदालत है जहाँ पे अक्सर औकात ऐसे जजेस साहिबान को भेजा जाता है जो फारिग होते हैं। नहीं मतलब कि काम तो वो भी करते हैं लेकिन उनका काम भी नजर नहीं आता। मतलब एनीवे चलें अब आगे चलते हैं। जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने मैचेस बनाए हैं उनमें जो है पहली बार मेरे ख्याल में जस्टिस अतम अल्लाह को एक 3 रुकनी बेंच की सरबराही दी है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक 20 तारीख को जस्टिस अतम अल्लाह की सरबराही में बेंच बना है और एक 21 और 22 तारीख को भी 3 दिन जो है उनको, पहले वो मुनीब साहब के साथ हैं 2 रुकनी बेंच में, ठीक है, पहले मुनीब साहब के साथ है। लेकिन इस बेंच की क्या अहमियत है, इसमें कौन से केसेस लगाए जा रहे हैं जिसमें जस्टिस अतम अल्लाह को इतने अरसे बाद बेंच की सरबराही दी गई है? सर इस अगर मैं काज लिस्ट की बात करूं तो जो मैंने काज लिस्ट पढ़ी है इसके मुताबिक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो केसेस हैं वो है इलेक्शन मैटर्स, जो कि हैरान कुन तौर पर आज पहली दफा हम देख रहे हैं कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत में लग रहे हैं। और ये जो इलेक्शन मैटर्स हैं वो कि ये सूबाई असम्बली के हैं, बलोचिस्तान असम्बली के हैं। अब वो थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है यहाँ पर, लेकिन ये जो अब कह सकते हैं, मैं 1 मिनट अगर आप मुझे इजाजत दें मैं निकाल लेता हूँ काज लिस्ट उसकी। जी जस्टिस अतम अल्लाह की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच है अब वो बलूचिस्तान के इलेक्शन मैटर्स की समाअत करेगा। और ये बड़ी ही दिलचस्प बात है क्योंकि वैसे तो वो MPs के मामलात हो सकते हैं और 3 MPs हैं, मगर जो रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन देने का मौका मिलेगा मेरे ख्याल में कमरा अदालत की जो कार्रवाई होगी उसकी भी बड़ी अहमियत। ये सर एक है CMA है 2024 की, और इलेक्शन प्रोविंशियल असेंबली है इलीगल एंड करप्ट प्रैक्टिस PB 45 क्वेटा 8, और ये अली मदद जटक साहब हैं और वर्सेस मीर मोहम्मद उस्मान पिरकानी साहब, ठीक है। और इसमें ये 2 दरख्वास्तें फ्रीकैन को नोटिस हो चुके हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस हो चुका है। सही। और इसी तरह एक उबैदुल्ला वर्सेस मीर अता मोहम्मद बंगलजई हैं और ये PB 44 क्वेटा है, इनका भी यही मामला है इलीगल एंड करप्ट प्रैक्टिसेस। और इसी तरह PB 28 केच मीर हमल खान वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और इसमें भी इलीगल प्रैक्टिस है। और तमाम में इलेक्शन कमीशन को नोटिस हो चुका है, फ्रीकैन को नोटिस हो चुका है। ख्वाजा हारिस साहब एक मुकदमे में मैं देख रहा हूँ वो वकील हैं, एक मुकदमे में कामरान मुर्तजा साहब वकील हैं, और काफ़ी सीनियर वकील अमानुल्लाह कनरानी साहब भी मैं देख रहा हूँ, उनका नाम भी है। तो ये सर एक तो 3 केसेस ये इम्पोर्टेंट है, दूसरा जो बेंच है 3 रुकनी वो इम्पोर्टेंट है, बिलखसूस उसमें 2 फाजिल जजेस साहिबान। वो कौन है? अव्वल तो तीनों ही इम्पोर्टेंट इस वजह से हैं कि 2 तो वो हैं जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस इरफान सादत, जो कि मखसूस नशिस्तों वाले फैसले का भी हिस्सा थे, अक्सरियती फैसले का। और तीसरे जो रुकन है वो हैं जस्टिस अकील अब्बासी साहब, अच्छा, जिन्होंने जुर्रत की थी सबसे पहले मुकदमे में ही जस्टिस काजी फायज साहब से इख्तिलाफ करने, ट्राइब्यूनल के मामले में। साबिक चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के बिल्कुल, और बड़े अपराइट हैं और इंडिपेंडेंट माइंड के जज हैं, दलेर भी हैं। तो ये जो बेंच है सर इसकी कंपोजिशन भी बड़ी इंटरेस्टिंग है और जो केसेस हैं वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। मेरे लिए तो ये इंटरेस्टिंग बात होगी वो जो कहते हैं ना कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो अब सवाल ये है कि अब इलेक्शन कमीशन किस मुंह से इस बेंच के सामने जाएगा, क्योंकि एक बड़े अरसे बाद इस बेंच के सामने इलेक्शन कमीशन को पेश होके
वो तमाम बातों का जवाब देना होगा जो आज तक इलेक्शन कमीशन शायद नहीं दे पा रहा। हो सकता है आपके दोस्त डीजी लॉ जो है, अरशद नाम है उनका, जी जी, वो अरशद आकर कह दें कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाना चाहिए। बिल्कुल वही जाना चाहिए, क्योंकि हमें तो गारंटी उधर की है। ये सर्विस सेंटर हमारा ठीक नहीं है, ये सर्विस सेंटर फलां कंपनी की गारंटी है। बिल्कुल ऐसे ही। बहरहाल जी, बहुत से सवालात हैं जिनका जवाब उन्होंने देना है। फिर एक और पटिशन भी आई हुई है, वो मशहूर ज़माना एक शहरी हैं कराची के, महमूद अख्तर नकवी साहब। जी सर। जिन पे कई बार माजी में जुर्माने हो चुके हैं, और बल्कि कल ही उन पे 20,000 या 30,000 रुपए जुर्माना भी हुआ है। कल उन पे ऊपर 40,000 हुआ, 20,000 के 40,000 रुपए का जुर्माना हुआ है। और एक उनमें से उन्होंने दरख्वास्त डाली थी कि ये जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं ना पाकिस्तान में, ब्यूरोक्रेट है, इन्होंने जो गैर मुल्की खवातीन से शादियां कर रखी हैं, जिस पे जस्टिस मुसर्रत अली बड़ी सीखपा हुई थी कि आप कहते हैं कि लोग शादियां भी ना करें, ये क्या बात हुई। तो बहरहाल ये है कि उन्होंने कहा कुरान में कहाँ लिखा है कि आप नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। वो तो होता है ना कि मतलब कि किसी जो कि अल्लाह को ना मानने वाले हैं, हाँ जी, उनको अहले किताब से आप कर सकते हैं। तो बहरहाल एनीवे, तो ये महमूद अख्तर नकवी साहब ने एक और दरख्वास्त कहीं 2024 में कहीं डाली, और अब समझ नहीं आ रही उसका पस मंजर क्या है। वो दरख्वास्त दायर की है, हमें मिली भी नहीं है सर। वो जरा वो दरख्वास्त बताए ना, ये है क्या जो 2024 में डाली, और आप वो फोन भी नहीं अटेंड कर रहे। अच्छा, मुझे तो लग रहा है ये सर 40,000 जुर्माना है, ये 2 दरख्वास्तें। ओहो, अच्छा। जैसे कल 40,000 पड़ा है, तो मुझे लग रहा है फिर अब की बार तो हो सकता है 4 लाख कर दें, क्योंकि दरख्वास्त है वो अगेंस्ट ग्रांट ऑफ एक्सटेंशन इन टेन्योर ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। अच्छा, 2024 की है। 2024 की है सर। कौन से आर्मी चीफ की बात हो रही है? 2024 में तो एक ही आर्मी चीफ है सर। हाँ जी। और सैयद आसिम मुनीर उनका नाम है। सैयद महमूद अख्तर नकवी है वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एंड अदर्स, और इन पर्सन उन्होंने ये पिटीशन फाइल की है, उनको नोटिस हो चुका है। और दूसरी एक और भी उनकी दरख्वास्त है सर, वो है डिक्लेरिंग participation and speeches of honorable judges in national and provincial assemblies or senate sessions as illegal। ये भी महमूद अख्तर नकवी साहब की, और ये गालिबन उन्होंने काजी फायद ईसा साहब के उस तारीखी खिताब को देख कर की है जो उन्होंने 25वीं साल के डायमंड जुबली, हाँ 75वीं साल के 50वीं सालगिरह आइन की जो थी, उसके हवाले से उन्होंने पार्लियामेंट में गए थे, वहाँ पे स्पीच भी की थी। एक अच्छा जस्टर था, क्योंकि वो ऐसा पार्लियामेंट का इजलास तो नहीं था, मगर उनकी तस्वीर आसिफ अली जरदारी के पहलू में बैठे बड़ी मशहूर हुई थी और बड़ी मीडिया में बड़ी सर्कुलेट भी हुई थी। तो ये बताएं कि ये आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से इससे पहले भी कुछ दरख्वास्तें दायर हुई थी। एक एडवोकेट हनीफ राही थे। जी सर। और वो फिर चुके गए थे, बल्कि हैं, अल्लाह का शुक्र है, वो फिर चुके गए थे और फिर उनको ज़बरदस्ती बुलवाया गया था। और ये उन्हीं की दरख्वास्त के ऊपर ही फिर जनरल बाजवा को उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा, बल्कि मंसूर अली शाह ने जजमेंट लिखी थी। खोसा साहब ने तो बेंच की, ही वाज द हेड ऑफ द बेंच ना। तो लेकिन यह कि मंसूर अली शाह जो है ना, उन्होंने बकायदा जजमेंट लिखी थी और कहा था 6 महीने देते हैं, पार्लियामेंट जो है ना कानून बनाए, हम 6 महीने देते हैं। वो चीज़ जो कानून में नहीं थी, मंसूर अली शाह साहब ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन की सूरत में दी, और जब अपनी बारी आई तो आइन में होते हुए भी नहीं बन सके। अब क्या कहा जा सकता है इसके ऊपर? सर देखिए ना, वो उस वक्त रियाज हनीफ राही साहब भी जो है बैक कर गए थे, आपको याद होगा, आपने खुद ही कहा कि क्या हुआ उनके साथ। और फिर हमने देखा कि एक दरख्वास्त उस रोज़ जब वो मुकदमा जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अचानक समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया, उसमें भी एक इंटरेस्टिंग पहलू है। आसिफ सईद खोसा साहब ने खुद बताया था कि उन्होंने सीनियर उस वक्त के जो प्यूनिश जज थे गुलजार अहमद, उनको कहा था कि हम सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाते हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जो फ्यूचर चीफ जस्टिस होता है उनको ऐसे तनाज़ात में ना डाला जाए। बिल्कुल। तो वो जब मुकदमा लगा तो रियाज हनीफ राही साहब जो थे वो कमरा अदालत में आए और फौरी तौर पर निकल गए। एक दरख्वास्त हैंड रिटन उन्होंने कोर्ट के जो एसोसिएट है उनको पकड़ाई, जिसमें वो कह रहे थे कि मैं विड्रॉ करता हूँ। हाँ। मगर उनको इजाजत नहीं मिली। खोसा साहब ने वो विड्रॉ नहीं की, उसको कन्वर्ट कर लिया और फिर 184(3) में उसको फिर सुना गया और फिर फैसला हमारे सामने है। अब यहाँ पर जो दरख्वास्त गुजार हैं ये भी उसी तरह एक खुदाई खिदमतगार हैं, महमूद अख्तर नकवी साहब, और इनकी दरख्वास्त कल जो हमने देखा, इनकी सूरत हाल, इनकी तबीयत काफ़ी अलील भी हैं और बता रहे थे पैरालाइज्ड, तो मुमकिन तौर पर ये पेश ही ना हो सकता है, वीडियो लिंक पे पेश हो सकते हैं, हो सकता है। देखना होगा कि वो मांगते क्या है, क्योंकि अभी तक तो उस पिटीशन के अंदर वाज़ेह नहीं है कि क्या जो हाल ही में आर्मी एक्ट में तरमीम की गई है ये उसको चैलेंज कर रहे हैं, या ओवरऑल जो आर्मी चीफ के ओहदा में मुद्दत में तोसी है उसको। ये बड़ी ही एक इंटरेस्टिंग बात है
कि अगर हाल ही में तरमीम की गई है तो वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला जो असूल इस आइनी बेंच ने बनाया था वो कहाँ गया। फिर अगर ये वाली पटिशन मौजूदा आर्मी चीफ के हवाले से है तो फिर 26वीं आइनी तरमीम क्यों नहीं लग रही, फिर फौजी अदालतों वाले केस क्यों नहीं लग रहे, नेक्स्ट वीक में ये नहीं, फिर मखसूस नशस्तों वाला केस क्यों नहीं लग रहा। ये तीनों इंपॉर्टेंट केसेस थे। एक और केस लगाया गया है वो ऑडियो लीक्स वाला। हाँ, जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में उस वक्त की पीडीएम हुकूमत ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए उन ऑडियो लीक्स की जो उस वक्त अगेंस्ट जा रही थी जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मज़ार नकवी, जस्टिस इजाजुल एहसन के, एक 3 रुकनी कमीशन बनाया। उसमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस आमिर फारूक को शामिल किया गया। और बाद हमने देखा कि इमरान खान ने, रियाज हनीफ राई अगेन और मुख्तलिफ लोग थे, उन्होंने चैलेंज किया उसकी जो कमीशन की तश्कील है उसको, और उसके ऊपर अब दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हुई हैं जो कि अब गैर मौसर समझ कर हो सकता है। वैसे वो ऑडियो लीक्स कमीशन का हुआ क्या, क्या उसने अपना काम पूरा नहीं करना? सर देखें, वो स्टे अगर हट जाता है सर वो हटना चाहिए था, हम तो समझ रहे थे कि तो फिर इसका मतलब है कि वो ऑडियो लीक्स कमीशन दोबारा से बनेगा या हुकूमत नोटिफाई करेगी या जो कौन होगा, ये क्या होगा? सर ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसके बाद तो और भी बहुत सी ऑडियोज आई हैं। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद तो ऑडियो लीक्स में जस्टिस बाबर सत्तार साहब का ऑर्डर भी आ चुका है और वो मुकदमा भी सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर ये आईनी बेंच खुद को आईनी बेंच ही समझता है तो इसको चाहिए होगा कि बहुत सारे मामलात इसमें क्लब करें और इसको वंस एंड फॉर ऑल सेटल करें इस मामले को। लेकिन जी कल जो केसेस लगे थे ना अथील, कल के केसेस में 2-2 हफ्ते की तारीख दी गई है। अब जिस तरह के, जिस नोयत के और जिस किस्म के ये मुकदमात लगाए जा रहे हैं, ये तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने रिकॉर्ड से, अलमारियों से रद्दी जो है ना वो क्लियर कर रही है। बिल्कुल ठीक है ना, और वो रद्दी निकाल रही है। तो ये जिस तरह तारीखें दी जा रही हैं और जिस तरह काम चलाया जा रहा है, चल सो चल किया जा रहा है, सॉफ्ट लॉन्चिंग 2 महीनों के अंदर तो मुझे लगता है ये सिर्फ रद्दी साफ होगी और कोई आइन की तशरीह नहीं होगी। अगर वो रद्दी ना हुई तो कुछ और नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में नया नया काम बंदा करता है ना, तो नया नया काम करके बंदा सीखता है। शुरू में तो ज्यादा मुश्किल कामों में हाथ नहीं डालता, वो भी सीख रहे हैं। बहरहाल जी अच्छी बात है, सीखें। मगर ये है कि कम से कम अदील सरफराज साहब, गाड़ी के पीछे जो है ना आपने आइंदा मीडिया नहीं लिखवाना, बिल्कुल सही, या जर्नलिस्ट नहीं लिखवाना। नहीं सर, हम तो वैसे प्रेस नहीं लिखवाना। आजकल हम लोग लिखवाएं तो पुलिस वाले हमें वैसे ही नहीं छोड़ते। अच्छा, कहते हैं हाँ साफी है, आज इधर से चलान करना ही करना है। वैसे एक बात है कि क्या ये सीनियर जज का कोई सुप्रीम कोर्ट का ऑफिस कार्ड भी बनता है जिसमें लिखा हो सीनियर जज, मतलब के इस तरह मैंने ज्यादा गौर से नहीं देखा, क्या पता उन्होंने लगाया वो बनाया हो। चलें, बहुत शुक्रिया अदील सरफराज साहब। अब अगले हफ्ते भी आपको अपडेट देते रहेंगे अपनी आईनी बेंच की उन कार्रवाइयों की जो पिछले 1-2 दिन से इन्होंने डालना शुरू की है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।